नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जो नवा लेसन है आपका आनुवंशिकता और जैव विकास 4 नंबर का है, ध्यान रखना। इसमें शुरुआत करते हैं हम गुणसूत्र से और गुणसूत्र के आधार पर एक लिंग निर्धारण करेंगे जो अर्धवार्षिक के अंदर आपको पूछा गया था। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर कुल गुणसूत्र की बात करें तो 46 होते हैं मनुष्य के अंदर, जिसमें एक होता है लिंगी गुणसूत्र और एक होता है अलिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है और अलिंगी की होती है 44। यानी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, नर मानव के अंदर कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान रखना X और Y। और मादा के अंदर कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, XX होते हैं। यानी इस प्रकार लिख सकते हैं 44 प्लस XY, 44, 45, 46 पूरे ये नर के अंदर, और 44 प्लस XX ये मादा के अंदर। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और मनुष्य के अंदर लिंगी गुणसूत्र 2 होते हैं और अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। अब करते हैं लिंग निर्धारण की बात। देखो भाई, बात करते हैं लिंग निर्धारण की, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड बार बार पूछता है, ध्यान रखना। तो लिंगी गुणसूत्र हम लेंगे X और एक Y, इसके ऊपर लिखेंगे नर, और एक ले लिया हमने XX, इसके ऊपर क्या लिख दिया, मादा। और यहाँ पर इनके बीच में हमने लिख दिया संकरण, लिख दिया या निषेचन लिख दिया। इन दोनों को हमने पृथक किया, तो एक बॉक्स में X लिख दिया, एक के अंदर Y। इन दोनों को हमने पृथक किया, एक X लिख दिया और एक दूसरा X यहाँ लिख दिया। 4 स्थितियां हमारे पास हो गई। पहली स्थिति को मिलाते हैं तीसरी से। ये ध्यान रखना, रफली समझाने के लिए आपको बता दूं, ये 4 स्थितियां 1 2 3 4। तो पहली, दूसरी, यानी इनको मिलाएंगे कैसे, इनके आगे लिख दिया तीसरी, चौथी और तीसरी, चौथी। यानी पहली स्थिति को पहले किससे मिलाएंगे, तीसरी से। तो पहली बॉक्स के अंदर X है और इसके अंदर भी X है, तो हमने 2X लिख दिया और इसके नीचे लिख दिया मादा। फिर पहली को मिला दिया चौथी से। यहां से शुरुआत करना, ये ध्यान रखना बिंदु, यहां से सीधा शुरुआत किया हमने पहली को चौथी से। ये चारों स्थितियां एक ही लाइन में आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये दोनों X लिख दिया हमने। फिर हमें दूसरी को किसे मिला दिया, तीसरी से। ये दूसरी है, इसको मिला दिया इस बिंदु से, ध्यान रखना, तीसरी से। तो एक X है और एक Y है, X Y। और तीसरी को वापस मिला दिया चौथी से, एक X है और एक Y है, मादा लिख दिया, यहाँ नर लिखा और यहाँ पर नर लिखा। ये हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। ये लिंग निर्धारण का आरेख है, ध्यान रखना, ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने एक नर मनुष्य और एक मादा मनुष्य के लिंग गुणसूत्र लिए और उनके मध्य संकरण करवाया, तो हमें 4 स्थितियां प्राप्त हुई। 4 स्थितियों के बीच में वापस संकरण करवाने पर हमें एक F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसमें 50% नर प्राप्त हुए, यानी लड़के प्राप्त हुए, उत्पन्न होने वाली संतान, और 50% क्या प्राप्त हुई, मादा प्राप्त, लड़कियां प्राप्त हुई। तो लिंग निर्धारण का केवल आरेख पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, और अगर भाषा के रूप में पूछे कि समझिए तो आरेख बना के लिख देना, नर मानव तथा मादा मानव के लिंगी गुणसूत्रों के मध्य हमने संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में 50% लक्षण लड़कियों के और 50% लड़कों के प्राप्त हुए। ये आपका लिंग निर्धारण है, ध्यान रखना। आनुवंशिकता जनक याद रखना कौन है, जॉन ग्रेगर मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकता का जनक किसको कहा गया है, बैटसन को कहा गया है, बैटसन को कहा गया है। और जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए। किस पर किए, उद्यान मटर। और उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है भाई, पाइसम सेटाइवम, ये ध्यान रखना। तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकता का जनक बैटसन को कहा जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित उद्यान मटर पादप पर अपने प्रयोग किए और उद्यान मटर का रासायनिक नाम, वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। और आनुवंशिकता का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहा जाता है।
आनुवांशिकता से संबंधित मेंडल ने उद्यान मटर पर 3 प्रयोग दिए। पहला था प्रभाविकता का नियम। किसका नियम? प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या इसको कहा गया है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा है आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र तीनों नियम याद रखना। तीनों नियमों में से कोई एक बोर्ड नियम पूरा पूछता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के बारे में आप क्या समझते हैं, प्रभाविकता का नियम क्या है। इनमें 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे तो किसके ऊपर आधारित है? तो प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम तो ध्यान रखना किसके ऊपर है? एक संकर संकरण, यानी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है उनके ऊपर प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पर। और जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये आपके द्विशंकर संकरण। ये बोर्ड के अंदर 1 नंबर का पूछा हुआ है, ध्यान रखना। पहला नियम प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, और जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये द्विशंकर संकरण पर आधारित है। अब पहला नियम लेते हैं, प्रभाविकता का नियम क्या है। नंबर 1, प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम बिल्कुल सिंपल है। इसमें आप ये ध्यान रखना, एक तो प्रभावी लक्षणों के बारे में, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, और दूसरा याद रखना अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। अब मेंडल ने क्या किया था, एक बड़ा टी एक बड़ा टी, अगर 2 बड़े टी लिखे हुए हैं इसका मतलब जो मटर का पादप था वो शुद्ध लंबा था। कैसा था? शुद्ध लंबा। एक छोटा और दूसरा भी छोटा था, इसका मतलब कैसा था? शुद्ध बोना पादप था। और अगर एक बड़ा एक छोटा है तो इसको संकर लंबा कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर लंबा। और इसमें प्रभावी है लंबेपन के लक्षण, इसलिए लंबा लिखा। यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की परिभाषा ध्यान रखना, यानी वे लक्षण जो F1 पीडी में प्रकट होते हैं या दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीडी के अंदर प्रकट नहीं होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविकता का नियम है। प्रभाविकता के नियम में ध्यान रखना, केवल 2 परिभाषा याद रख लेना, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। जो दूसरा नियम है हमारा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ध्यान रखना, मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पादप लिया और एक शुद्ध बोना पादप लिया। इसके ऊपर लिख दिया शुद्ध लंबा और यहाँ पर लिख दिया शुद्ध बोना। इन दोनों को पृथक किया तो एक बड़ा टी इसमें आ गया और एक बड़ा टी यहाँ आ गया। इन दोनों को पृथक किया तो छोटा टी मिलाने वाला सिस्टम वही, पहले को तीसरे से मिला दो और फिर पहले को चौथे से मिला दो। एक बड़ा टी एक छोटा टी, इसमें भी एक बड़ा टी एक छोटा टी। अब एक दूसरे को तीसरे से मिला दो, यानी एक बड़ा और एक छोटा है तो पहले बड़ा टी छोटा टी, और दूसरे को किससे मिला दिया? बड़ा टी छोटा टी। ये ध्यान रखना। अब ये चारों पादप आपको किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं? शुद्ध लंबे हैं, शुद्ध बोने हैं। एक बड़ा है एक छोटा टी है, इसका मतलब इसमें लंबेपन के लक्षण है, इसमें भी लंबेपन के हैं, इसमें भी लंबेपन के, इसमें भी लंबेपन के, यानी प्रभावी लंबा लक्षण है। तो इन सबको कह दिया संकर लंबा। क्या कह दिया? संकर लंबा। ये F1 पीडी प्राप्त हो गई, F1 पीडी। अब मेंडल ने क्या किया था, F1 पीडी के मध्य स्वपरागण कराया, यानी इन चारों में से 2 कोई भी ले लिए। एक बॉक्स यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। इनके ऊपर लिख दिया संकर लंबा और इनके ऊपर भी लिख दिया संकर लंबा।
वही प्रक्रिया वापस इसने प्रोसेस किया, बड़ा टी छोटा छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी, मिला दिया पहले को तीसरे से, यानी दोनों बड़े हैं तो लिख दिया, पहले को चौथे से मिलाया तो एक बड़ा एक छोटा, दूसरे को तीसरे से मिलाया तो एक बड़ा एक छोटा, और दूसरे को चौथे से मिला दिया, दोनों छोटे। यानी ये आपके पादप प्राप्त हो गया शुद्ध लंबा, ये दोनों हो गए संकर लंबे, और ये हो गया शुद्ध बोना। शुद्ध बोना, बोना। यानी हम इसको कह सकते हैं 1:2:1 प्राप्त हुआ। ये F2PD है। कौन सी पीढ़ी है बेटा? F2PD है। ये पृथक्करण का नियम है, यानी पहले शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के मध्य संकरण करवाया तो F1PD प्राप्त हो गई, और फिर स्वपरागण कराया F1PD के मध्य। किस पीढ़ी के मध्य? F1PD के मध्य, तो F2PD प्राप्त हो गई, जिसके अंदर एक शुद्ध लंबा, दो संकर लंबे और एक शुद्ध बोना पादप प्राप्त हुआ। नंबर वापस रिपीट कर देता हूँ, ये है द्विशंकर संकरण पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखना। अब इसमें क्या करना है, मेंडल ने पादप के बीजों के आधार पर 4 प्रकार के नाम रखे। एक में लिया बड़ा आर, एक लिया छोटा आर, एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई। वाई में थोड़ा फर्क ये ध्यान रखना, विद्यार्थी क्या करते हैं, बड़ा वाई लिखा और छोटे वाई को साइज में छोटा कर देते हैं, ये वैलिड नहीं है, तो ये ध्यान रखना। ये 4 आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। बड़े आर को क्या कहा था? पीला। है? गोल कहा था। गोल। क्या कहा था? गोल। गोल कहा था। और इसको क्या कहा था? चूड़ीदार। झुर्रीदार कहा था। इसको क्या कहा था? बड़े भाई को पीला। पीला कहा था, और छोटे भाई को हरा। हरा। ये 4 ध्यान रखना। इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे? अभी एक आरेख बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, जिसमें 16 बॉक्स होंगे। वो 16 बॉक्स इसके आधार पर भरे जाएंगे। अगर ये आपको चारों नाम याद है तो इसमें ये ध्यान रखना बेटा, बड़ा वाई इस प्रकार लिखना, छोटे वाई को थोड़ा फर्क इस प्रकार डिफरेंट के रूप में लिखना। जो स्वतंत्र अफ्यून के नियम में एक सारणी बनाते हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। हमने इस प्रकार की एक सारणी बना बढ़िया शानदार तरीके से। इसमें 3 लाइनें खड़ी खींच दी, 1 2 और 3, और 3 लाइनें खींच दी हमने इस प्रकार से क्षैतिज, 1 2 3। तो 16 बॉक्स हो गए कुल मिला के। कितने बॉक्स हुए? 16 बॉक्स। अब इसमें क्या किया हमने? बड़ा आर, छोटा आर, छोटा, यानी चारों के ऊपर हमने इस प्रकार लिख दिया। यही चारों आपको यहाँ लिखने हैं, बड़ा आर, छोटा आर, छोटा। इनके सामने लिखना है बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा वाई, छोटा वाई। अब क्या करना है, इनके मध्य संकरण करवाते हैं, इनको मिलाते हैं आपस में। इस बॉक्स को भरने के लिए इसको और इसको मिलाना है। यानी पहले आर को देख लो, दोनों आर क्या है भाई? बड़े है ना, तो दोनों आर बड़े लिख दिए। फिर वाई देखते हैं, दोनों वाई क्या है? बड़े हैं, लिख दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको, इस बॉक्स को भरने के लिए इसको और इसको गुणा करेंगे, तो दोनों आर बड़े हमारे पास। दोनों वाई में से एक वाई बड़ा है, एक वाई छोटा है, तो बड़ा वाई पहले आएगा जो प्रभावी होता है, फिर छोटा वाई आ गया। इस बॉक्स को भरने के लिए इसको और इसको देखो, एक बड़ा आर आ गया, एक छोटा आर आ गया, ये बड़ा वाई है, ये बड़ा वाई है। इस बॉक्स को भरने के लिए इसको और इसको देखो, एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है, ये छोटा वाई है, ये बड़ा वाई है, बड़ा वाई, छोटा वाई। इस बॉक्स को भरने के लिए इसके ऊपर वाला और इसके सामने वाला, दोनों आर क्या है भाई? बड़े। ये बड़ा वाई है, ये छोटा वाई है। इस बॉक्स को भरने के लिए ये ऊपर वाला और ये सामने वाला, दोनों आर बड़े और दोनों वाई भी छोटे। बड़े नहीं बेटा, छोटे। इस बॉक्स को भरने के लिए ये ऊपर वाला और ये, एक बड़ा आर है, एक छोटा वाई है, नहीं छोटा आर है, एक बड़ा वाई, छोटा वाई। इसको भरने के लिए ये ऊपर वाला और इसको सामने वाले को, आर दोनों में से बड़ा आर पहले, छोटा आर, छोटा वाई दोनों। इस बॉक्स को भरने के लिए इसको और इसको देखो, यानी बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, बड़ा वाई। इस बॉक्स को भरने के लिए ये और ये, एक बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई। इस बॉक्स को भरने के लिए ये और ये, दोनों आर छोटे हैं, ये वाई बड़ा है, ये वाई भी बड़ा है, यानी दोनों वाई बड़े।
इस बॉक्स को भरने के लिए ये ऊपर वाला और ये दोनों आर छोटे, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई। इस बॉक्स को भरने के लिए ये ऊपर वाला और इसको मिलाते हैं, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। इस बॉक्स को भरने के लिए इसको और इसको मिलाते हैं तो कैपिटल छोटा दोनों छोटे हैं वाई। इस बॉक्स को भरने के लिए दोनों आर छोटे, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, और ये दोनों आर छोटे वाई भी छोटे। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे? देखो, आर को हमने बड़े आर को कहा था गोल, छोटे आर को कहा था झुर्रीदार, बड़े वाई को कहा था पीला और छोटे वाई को क्या कहा था? हरा। हरा। यानी इन दोनों में से एक एक जोड़ा बना दिया, एक आर का बना दिया एक वाई का बना दिया। अब इनमें से प्रभावी लक्षण कौन सा है? सबके अंदर एक एक जोड़ा बना दिया। यानी प्रभावी लक्षण वो होता है जो अपन पीढ़ी में प्रकट होता है, यानी बड़ा मान लेते हैं। यानी दोनों बड़े आर है तो गोल लिख दिया, और वाई में भी दोनों बड़े वाई है तो पीला लिख दिया, जो हमने सर्वप्रथम माना था। इनमें देखो दोनों आर बड़े हैं तो गोल। अब इधर देखो बेटा, यहाँ समझनी होगी बात, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई है तो इसमें किसको मानेंगे हम? बड़ा वाई बड़े वाई को मानेंगे, क्योंकि प्रभावी लक्षण है। बड़े वाई को हमने क्या कहा था? पीला। पीला कहा। इसमें देखो एक आर बड़ा आर एक छोटा है तो बड़े को प्रभावी मानेंगे। बड़े आर को हमने क्या कहा था? गोल कहा था, वाई पीला। इनमें भी आर बड़ा है तो गोल पीला। पीला। वेरी गुड। इनमें भी गोल और पीला, गोल पीला। ये सारणी में लिखना है, ध्यान रखना। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, दोनों आर बड़े हैं तो गोल लिख दिया, दोनों वाई छोटे हैं तो क्या लिख दिया हमने? हरा। हरा। एक बड़ा है एक छोटा है तो गोल, एक बड़ा है एक छोटा है तो पीला। पीला लिख दिया। इसमें भी गोल, दोनों वाई छोटे हैं तो हरा हो गया। दोनों आर में से एक आर बड़ा है तो गोल, और एक दोनों वाई बड़े हैं तो पीला हो गया। गोल पीला। दोनों आर छोटे हैं, छोटे आर को कहा था झुर्रीदार, क्या कहा था? झुर्रीदार। और बड़े वाई को क्या कहा था? पीला। पीला। झुर्रीदार पीला। इसमें भी झुर्रीदार, पीला। बड़ा वाई है तो पीला। इसमें गोल हरा, इसमें गोल, छोटे वाई को क्या कहा था? गोल छोटे वाई को हरा। हरा। और बड़े आर, छोटे आर को झुर्रीदार, और बड़े वाई को पीला, और छोटे आर को छोटे आर को झुर्रीदार और हरा। यही कहा था ना? किसमें? या इस पे? हाँ, तो हरा की जगह पीला कर दो, बिल्कुल सही है। जो प्रभावी लक्षण है ना, एक बड़ा वही है एक छोटा वही है तो इसमें पीला हो गया। अब देखो इधर, अब इनमें से आपको निकालना है कि गोल पीले के बॉक्स कितने हैं, गोल झुर्रीदार पीले के कितने हैं, गोल हरे के कितने हैं, और झुर्रीदार हरे के कितने हैं। तो आपके अनुपात प्राप्त होगा, वो अनुपात होगा 9:3:3:1। ये ध्यान रखना इस नियम के अंदर। जो स्वतंत्र अप्यून का एक बॉक्स बनता है बहुत अच्छा है, इसके अंदर नाम भी लिखने हैं, मिलान भी करना किस प्रकार से होता है। एक एक नंबर वाले में ध्यान रखना, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। यानी दूसरा नियम हमने किया था इसके ऊपर आधारित, जो पृथक्करण का नियम था उसमें लक्षण पर रूप प्राप्त हुआ था, वो ध्यान रखना बेटा। 1:2:1 प्राप्त हुआ था। और द्विसंकर संकरण जो तीसरा नियम किया था स्वतंत्र अफ्यून का नियम, उसमें लक्षण पर रूप अनुपात प्राप्त हुआ था 9:3:3:1। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राकृतिक वर्णवाद किसे कहते हैं? चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था और बताया था कि कोई भी जीव अगर प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो वो वंशानुगत हो जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और लेमार्क की एक पुस्तक का नाम है फिलोसोफी जूलॉजिक। याद रखना, फिलोसोफी जूलॉजिक। और लेमार्क की उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम का मतलब है कि मेंडल ने, लेमार्क ने ये बताया था कि कोई भी जीव अगर किसी भी अपने अंगों का अगर ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उनका विकास ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। जैसे जिराफ के आगे वाले पैर आपने देखे होंगे लंबे होते हैं ज्यादा उपयोग लेने के कारण। और एक पूछा जा सकता है उत्परिवर्तनवाद, शरीर में होने वाले अचानक परिवर्तनों को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं, और उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंडल ने उद्यान मटर के पादप का चयन क्यों किया, या मेंडल को इस मटर के पादप के ऊपर सफलता क्यों मिली? तो ये ध्यान रखना, जो मटर उद्यान मटर का पादप है वो द्विलिंगी उभयलिंगी है, मतलब स्त्री केसरी भी होता है और
पुंके से भी होता है, यानी स्वपरागण करवाया जा सकता है आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अनेक विपर्यासी लक्षणों से युक्त पादप है, इसलिए इसने उद्यान मटर का चयन किया। द्विलिंगी पादप है, इसलिए इन्होंने उद्यान मटर पादप का चयन किया। कम जगह पर उगाया जा सकता है, इसलिए इन्होंने उद्यान मटर का पादप चयन किया। और वार्षिक पौधा है, जो वर्ष भर में इसका तैयार हो जाता है, में परिणाम फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसने उद्यान मटर का चयन किया। तो सफलता के अंदर भी यही लिखना है कि मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर सफलता कैसे प्राप्त की और क्यों प्राप्त की। अगला जो हमारा है जीवाश्म और अवशेषीयन। जीवाश्म ध्यान रखना, जीवों के अवशेष जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होते हैं बहुत करोड़ों वर्ष पहले, वो जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो फॉसिल डेंटिंग विधि, डे लिखा हुआ है ध्यान रखना, फॉसिल डेंटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अवशेषीयन जो हमारे शरीर में है लेकिन किसी काम के नहीं है, अनावश्यक अंग, रोम, आंखों के ऊपर आपने देखा होगा, कर्ण पल्लव देखा होगा, ये किसी काम का नहीं है। अपेंडिक्स देखा होगा, जिसको कर्मी रूपी परिशेषिका कहते हैं। इस प्रकार के अनावश्यक अनेक अंग है जो हमारे शरीर में किसी काम के नहीं, उन्हें अवशेषीयन कहा जाता है। इस लेसन में से अगर मान लो ये आप तैयार कर लेते हो 20-21 मिनट का, तो 1 नंबर का भी बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। पढ़ते रहिए, आगे भी आपको इस प्रकार से अपनी भाषा के अंदर, सरल भाषा के अंदर और वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।